नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशास तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि थंबनेल को देखकर के आप समझ ही गए होंगे, आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 33 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो सकते हैं, हमारी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय जिसमें आपको कंफ्यूजन है, या किसी भी तरह का प्रश्न मेनली हमारी ऑकल्ट साइंस की फील्ड से रिलेटेड आपके मन में, ज्योतिष की फील्ड से संबंधित आपके मन में उत्पन्न होता है, तो उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। यदि आप भी अपना प्रश्न इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। इसके बाद जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है, उस एपिसोड में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और अगर आपका इस कार्यक्रम से कुछ लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है वो कृष्ण लोध जी का है। इन्होंने पूछा है, सर नमस्ते, क्या लग्न को 6th और 8th हाउस का दोष नहीं लगता है? क्या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है? जी, सामान्य सूत्र तो यही कहता है। मेनली लग्नेश के विषय में तो इस बात को खुल करके कहा जा सकता है कि लग्नेश यदि 6वें और 8वें भाव के स्वामी भी हों तो उनको षष्ठेश और अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। मेष लग्न की जन्म कुंडली में मंगल अष्टमेश भी होते हैं, परंतु वो लग्नेश हैं तो उनको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। वो जिस भाव में जाकर के बैठेंगे उस भाव की वृद्धि ही करेंगे। तुला लग्न की जन्म कुंडली में शुक्र अष्टमेश है, परंतु वो जिस भाव में जाकर के बैठेंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे क्योंकि वो लग्नेश है। तो लग्नेश को अष्टमेश होने का, लग्नेश को षष्ठेश होने का कोई दोष नहीं लगता है। वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में शुक्र लग्नेश होने के साथ साथ षष्ठेश भी हैं, फलस्वरूप जिस भाव में जाकर के बैठेंगे उस भाव की वृद्धि ही करेंगे। लग्नेश, अब आप यहाँ ये कह सकते हैं कि षष्ठपति लग्न में स्वग्रही हुए हैं, यदि लग्न में भी बैठेंगे तो वहां मालव योग का संपूर्ण लाभ मिलेगा, षष्ठेश होने से उनको कोई नुकसान नहीं होगा। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में मंगल षष्ठेश हैं लेकिन वो लग्नेश भी हैं, फलस्वरूप जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव की वो वृद्धि ही करेंगे। तो लग्नेश को 6वें और 8वें भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है, पहली चीज हो गई। अब यदि लग्नेश 6वें या 8वें भाव में जाकर के बैठ जाएं तो अवयोग होता है, जिसमें जातक को उसके जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष करना पड़ता है। परंतु एक्सेप्शन क्या है? यही जो मैंने आपको लग्न गिनवाए हैं, मेष, वृषभ, तुला और वृश्चिक, इन भावों में यानी कि मेष और तुला लग्न में यदि लग्नपति शुक्र अष्टम भाव में जाएंगे तो स्वग्रही हो जाएंगे, फलस्वरूप ज्योतिष का दूसरा नियम लागू हो जाएगा कि वो लग्न के बल को बढ़ा देंगे, तो वहां अवयोग की बात नहीं होगी। ऐसे ही वृषभ और वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में यानी शुक्र या मंगल षष्ठ भाव में जाकर के अगर स्वग्रही हो जाएंगे तो वो लग्न के बल को बढ़ा देंगे, तो उस केस में भी अवयोग वाली बात नहीं होगी। इसका अगर हम समअप करें तो लग्नेश को 6वें और 8वें भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है, पहली चीज। यदि लग्नेश 6वें या 8वें भाव में जाकर के बैठा है तो अवयोग होता है, परंतु यदि वो लग्नेश स्वराशिस्थ है, अपनी ही राशि में 6वें 8वें भाव में बैठा है तो अवयोग मान्य नहीं होगा और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। जी बिल्कुल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। अब देखिए, छोटा प्रॉब्लम तो हो ही सकता है, जैसे अब मान लीजिए कि तुला लग्न की कुंडली से ही इसको समझिए या वृषभ लग्न की कुंडली से समझिए, तो शुक्र के लग्न है, भोगात्मक लग्न है। अब वृषभ लग्न में रोगपति लग्न में चले गए, मान लीजिए स्वग्रही हो गए, लेकिन व्यक्ति अति भोगी हो जाए और तो उसको डायबिटीज इत्यादि हो जाए तो इसमें कहाँ कोई संशय है। सेम तुला लग्न में अष्टमपति लग्न में चले गए, स्वग्रही हो गए, व्यक्ति अति भोगी अगर हो जाएगा तो उसको रोग, शुक्र संबंधित रोग तो हो ही सकते हैं ना। तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो देखिए रहेगा ही, क्योंकि उस भाव का फल फिर देगा कौन। लेकिन फिर भी लग्नेश को षष्ठेश और अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। 99% ऑफ द केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये मोहित आनंद जी का है। इन्होंने पूछा है कि गुरुजी, मेरे कर्क लग्न की कुंडली है और दूसरे भाव में गुरु, शुक्र, बुध और सूर्य हैं। कर्क लग्न की जन्म कुंडली में दूसरे भाव में सिंह राशि आएगी, वहां गुरु, शुक्र, बुध और सूर्य बैठे हैं। चौथे में केतु हैं, 8वें में मंगल है, 10वें में राहु और 11वें में चंद्रमा, 12वें में शनि। इस कुंडली में अरबपति योग क्या है? गुरुजी, अभी मेरी राहु की महादशा चल रही है, क्या गुरु की महादशा लाभकारी होगी? अरबपति योग, अब ये योग ही देखिए, यदि आपने उस वीडियो में इसको कमेंट किया है जहां पर मैंने महाधनी योग के कुछ सूत्र बताए हुए थे, देखिए योग से व्यक्ति अरबपति नहीं बनता कभी भी। इसका सीधा सा तर्क ये है कि एक ही वक्त पर बहुत से लोग जन्म होता है बहुत से लोगों का, परंतु एक व्यक्ति मान लीजिए कि किसी धनाढ्य के घर में पैदा हुआ है, किसी बड़े पॉलिटिशियन के घर में पैदा हुआ है और उसी समय पर ठीक उसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे
उसी समय पर कोई एक रिक्शे वाले के घर में, किसी ऑटो वाले के घर में पैदा हुआ है, तो इस व्यक्ति के लेवल को ये मैच नहीं कर पाएगा ना। मान लेते हैं कि दोनों ही व्यक्ति सिंह लगन की कुंडली को लेकर के पैदा होंगे, तो अहंकार इसमें भी होगा, अहंकार इसमें भी होगा, स्वाभिमान इसमें भी होगा, स्वाभिमान इसमें भी होगा, परंतु इसके ईगो और एटीट्यूड के लेवल के आगे इसका ईगो और एटीट्यूड का लेवल कहीं गुना ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ज्योतिष का सूत्र लागू होता है, देश काल और परिस्थिति। अब अरबपति योग होने का, अरबपति योग, महाधनी योग, ऐसे व्यक्ति को उसके जीवन काल में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ये अरबपति योग होने का मतलब होता है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि अरबपति योग है तो 1 अरब रुपए आपके खाते में पड़े होंगे। ये ज्योतिष शास्त्र कभी भी आंकड़ा नहीं बताता। अरबपति जस्ट ये एक उक्ति है किसी भी चीज को समझाने के लिए। जैसे हम कंपेयर कर देते हैं ना, कंपैरिजन के लिए, कि किसी भी बहुत सुंदर चीज को अगर कंपेयर करना हो तो हम वन और पर्वतों से कंपेयर कर देते हैं। तो उसी तरह से किसी भी बहुत अच्छी चीज का उदाहरण दिया जाता है कि अरबपति, करोड़पति, तो ये उदाहरण के तौर पर ये उक्ति होती है। तो उस तरह से ये बताए गए हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि आजीवन रोग की स्थिति बनी रहेगी, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि व्यक्ति पूरे जीवन भर 101 डिग्री बुखार के साथ में बैठा रहेगा। ऐसा कहाँ होता है? ये एक उक्ति होती है बोलने, क्योंकि वो व्यक्ति अपने जीवन काल में रोग की वजह से परेशान रहेगा। तो अब अरबपति योग है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हमेशा अरब जो है वो आपके खाते में पड़े रहे। अब देखिए, ये तो व्यक्ति के प्रारब्ध निर्धारित करते हैं, फिर उसकी इच्छा लग्न से ये निर्धारित होता है। अब कर्क लग्न की कुंडली है और चंद्रमा आपने बताए हैं 11वें घर में बैठे हैं, तो अब आपके प्रश्न से ही समझ में आता है लग्नपति का 11वें भाव में जाना। ऐसे जातक हो चुके हुए होंगे वहां पर जाकर के, वृषभ राशि आएगी कर्क लग्न के 11वें घर में, तो ऐसे व्यक्ति के मन में धन कमाने की चाहत आजीवन बनी रहेगी। अच्छी चीज है। धनेश सूर्य को अपने धन भाव में बताया, भाग्यपति गुरु भी वहीं जाकर के बैठे हैं, लेकिन व्यय भाव का स्वामी बुध भी जाकर के वहीं बैठा है। फलस्वरूप धन आएगा, परंतु धन के संचित होने में आपको परेशानियों का सामना होगा। दशम भावस्थ राहु है, अच्छा माना जाएगा इसको। 12वें में शनि है और 10वें में सूर्य है, तो लग्न जो है वो आपका पाप कर्तरी योग में है, और शनि और राहु के बीच आपका उच्च का चंद्रमा भी पाप कर्तरी योग में फंस गया है। फलस्वरूप मानसिक अशांति रहेगी। गलत व्यय से बचिए, गलत व्यय में आपको परेशानी होगी। और राहु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा को मैं बहुत बुरा नहीं समझता हूं, अनटिल और अनलेस मंगल को आपने कहा बताया है, 8वें भाव में बताया है, तो 10 और 11 नंबर की राशि में, और शनि 12वें भाव में है। तो देखिए, राहु की महादशा बहुत ज्यादा बुरी नहीं तो बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं कही जाएगी। राहु की महादशा ठीक ठाक है। गुरु की महादशा निसंदेह अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि भाग्यपति होकर के धन भाव में बैठे हुए हैं, तो गुरु की महादशा को आपकी जन्म कुंडली में मैं अच्छा समझूंगा। और अगला प्रश्न जो है, राहुल ऑफिशियल नाम से आईडी है। सर सैटर्न 3rd हाउस पे और वीनस 9th हाउस पे है। ठीक है, शनि बैठे हैं 3रे घर में और शुक्र 9वें भाव में। वृश्चिक लग्न है, स्कॉर्पियो लग्न ने लिखा है। सैटर्न की महादशा और वीनस की अंतरदशा है, तो सर ये ईयर कैसा रहेगा मेरे लिए? देखिए, वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में न शनि कारक होते हैं न शुक्र कारक होते हैं। शनि तो तटस्थ होते हैं, शुक्र सप्तमेश एक केंद्र के स्वामी हैं, शनि भी हैं, तो केंद्र का स्वामी होकर के शुक्र आपके 9वें भाव में बैठा है, ये तो अच्छी चीज है। परंतु शुक्र पर शनि की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनता है। 3रे भावस्थ जो शनि है वो स्वग्रही जरूर है, लेकिन उनकी दृष्टि तुला राशि पर भी पड़ रही है, क्योंकि शुक्र का ही घर है। तो शुक्र, एक तो शुक्र खुद और एक शुक्र का मूल त्रिकोण जो भाव है वो भी पीड़ित हो रहा है। शुक्र को वक्री बताया आपने, शनि भी, दोनों ग्रह वक्री हैं आपके। ठीक है, शनि की महादशा में वीनस की अंतरदशा है। ये 3 ईयर कैसा रहेगा? देखिए, वैसे तो सामान्यतः जो नियम कहता है कि शुक्र की दशा में शनि का अंतर और शनि की दशा में शुक्र का अंतर, ये दोनों ही ग्रह बली हों तो व्यक्ति को भयंकरतम संघर्ष करा देते हैं। दोनों ही ग्रह एक ही डिग्री पर बैठे हों, दोनों ही ग्रह के बीच में, जैसे मान लीजिए शुक्र 12 पे हैं तो शनि 15 पे हैं, 16 पर है, मतलब दोनों बलवान स्थिति में है, तब ये दिक्कत करता है। अब देखिए, आपके शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब आपकी उम्र का मुझे पता नहीं कि आपकी एज क्या है, लेकिन फिर भी अपने चरित्र का पर आप अंकुश लगा करके रखें। स्त्रियों का सम्मान करें, स्त्रियों को बुरी नज़र से ना देखें, पत्नी का सम्मान करें। पत्नी से लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं हैं। अगर आपका विवाह हो चुका है तो विवाह नहीं हुआ है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, स्त्री वर्गों का मेनली सम्मान करिए। स्त्रियों से बैर करने से आप बचें, अपने कैरेक्टर पर ध्यान रखें, और साथ ही साथ गलत खान पान, गलत व्यवहार, गलत आहार, ये आपको नुकसान में डालेगा। तो अगर आप इसमें रहते हैं, और साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना करने से
जो परेशानी है इसमें काफ़ी हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए थे और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 33 में मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने दिए वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए तो आप अपना स्पेसिफिक प्रश्न अपने नाम के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है उस एपिसोड में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से यदि आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।